मैं लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, लेकिन बोल नहीं सकती। ये मेरी पैदाइशी माजूरी है। मेरे पिता को जब इस बात का एहसास हुआ था तो उन्होंने अपना सर पीट लिया था। वो बहुत रोए थे, मेरे और अपने मुकद्दर को गालियां दे रहे थे। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मुझे एहसास होने लगा कि मुझमें किसी चीज की कमी है। मैं दूसरों से अलग हूँ, क्योंकि वो लोग आवाजें निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सब बात सुन लेती थी और समझ भी लेती थी। मैं बहुत ज़हीन थी। मुझे इस बात का एहसास भी था कि कुदरत ने मुझे बहुत अच्छी सूरत शक्ल दी है। जो मुझे देखता है बस देखता ही रह जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैं बोल नहीं सकती तो वो अफसोस करने लगता है, और ये अफसोस मुझे नापसंद है। शुरुआत में दिक्कतें आई थी, फिर मेरे घर वालों ने समझ लिया कि मुझसे कैसे बात करनी है। वो लोग इशारों से मुझसे बात करने लगे। मुझे ऐसे स्कूल में भेजा गया जहां गूंगे और बहरे बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल में मैंने अपनी ज़हानत का सिक्का जमा लिया। मैंने हर इम्तिहान अव्वल नंबर से पास किया। मैंने साबित कर दिया कि इस तरह की कमजोरी अज़्म और हिम्मत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। मेरे 2 भाई और 2 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मुझे निखारने में मेरे परिवार का हाथ था। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, कदम दर कदम मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी खूबसूरती और ज़हानत की पूरे खानदान में धूम थी। मैंने अपने आप को एक स्टाइलिश लड़की बना लिया था। जब मैं शॉपिंग वगैरह के लिए बाजार जाती तो न जाने कितनों की नजरें मुझ पर टिकी होती थी। मैं आमतौर पर उन्हीं दुकानों पर जाती थी जिन्हें मेरी इस कमजोरी के बारे में पता था, इसलिए उनके पास जाकर आसानी हो जाती थी। फिर एक दिन इत्तेफाक से मेरी मुलाकात महेश से हुई। उस वक्त तक मैं बीए कर चुकी थी। मुझ पर कुछ और निखार आ गया था। कपड़े पहनने के अंदाज ने मुझे और भी दिलफरेब बना दिया था। मैं हमेशा की तरह बाजार गई थी। मैंने एक दुकान से कुछ खरीदारी की और जब मैं इस दुकान से कुछ दूरी पर आई तो एक नौजवान मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे कहा, तुमने गलती से अपना पर्स गिरा दिया था। मैंने अपने हाथ की ओर देखा। मुझे सचमुच पता ही नहीं चला कि कब मेरा पर्स मेरी बगल से फिसलकर रास्ते में गिर गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उससे पर्स वापस ले लिया। उसने मुझसे कहा, कम से कम शुक्रिया तो कहो। जाहिर है मैं उसे कैसे शुक्रिया बोल सकती थी। मैंने उसकी तरफ देखकर 2-3 बार पलकें झपकाईं और आगे बढ़ गई। मैंने अपने पीछे उसकी बड़बड़ाहट सुनी। उस वक्त शायद पहली बार मुझे अपनी कमजोरी पर अफसोस हुआ था, दुख हुआ था। वो अच्छा खासा लड़का था। उसने मेरे साथ एक नेकी की थी। अगर मैं बोल सकती तो जरूर उसको शुक्रिया बोलती। ऐसा लगता था जैसे कुदरत उस नौजवान को मेरे रास्ते में लाने का फैसला कर चुकी थी। जिन लोगों को आपकी जिंदगी में आना होता है, वो इसी तरह किसी न किसी बहाने से आपके सामने आते रहते हैं। एक बार मैं अपने घर की तरफ आ रही थी कि मैंने महेश को अपनी गली में देख लिया। वो मोहल्ले के एक लड़के के साथ खड़ा था। शायद वो दोनों दोस्त थे। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने उसकी आवाज सुनी। वो मोहल्ले के लड़के से कह रहा था कि यार, तुम्हारी गली की ये लड़की तो बहुत घमंडी है, मुंह से शुक्रिया तक नहीं बोल सकती। उस पर मोहल्ले वाले लड़के ने कहा, ये गूंगी है, ये बेचारी बोल नहीं सकती है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर मुक्का मार दिया हो। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह डाल दिए गए थे। बचपन से अब तक न जाने कितनी बार मैं ये सब सुन चुकी थी, पर आज पहली बार ऐसा एहसास हुआ था। पहली बार मुझे अपने आप पर रोने का मन हुआ। उसके बाद कई दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन फिर मेरी मुलाकात इस युवक से हुई। मुझे ऐसा लगा मानो उसने मेरे लिए ही मार्केट के चक्कर लगाना शुरू कर दिया हो, ताकि मैं उसे दिखाई दूं। वो पता नहीं किस तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया था। उसने कहा, आपने मुझे पहचाना? मैं उसे देखती रह गई। मुझे उसकी हिम्मत पर भी हैरत हुई थी। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने आपका पर्स वापस किया था। उस दिन मुझे पता नहीं था कि आप बोल नहीं सकती। मुझे अपने रवैये पर अफसोस है। उसका अंदाज विनम्र था। इस किस्म का लहजा और अंदाज इंसान को खुद अपना एहसास दिला देता है। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि उसे सच में मुझसे हमदर्दी महसूस हो रही थी। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि आप सुन सकती हैं और समझ लेती है। प्लीज, अगर आप मेरी बात समझ रही हैं तो कोई इशारा कर दो। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला दी। वो बहुत खुश हो गया। फिर जल्दी से बोला, मेरा नाम महेश है। मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका हूँ और एक फर्म में जॉब करता हूँ।
मैं उसे देखती ही रह गई। तभी उसने कहा, वैसे मैं तुम्हारा नाम पहले से ही जानता हूँ, तुम सपना हो ना। मैंने इस बार अपनी गर्दन हिलाई और आगे बढ़ गई। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि इतनी देर तक उसके पास खड़ी रही और उसकी बात सुनती रही। ये मेरी जिंदगी का पहला राजरुबा था। अजीब एहसास था वो। मेरा मन तो नहीं चाह रहा था कि उसके पास से हट जाऊं, लेकिन मैं लड़की भी तो थी। जबान नहीं थी लेकिन मेरे जज्बात तो थे। उसने भी शायद ये तय कर लिया था कि वो किसी न किसी बहाने से मेरे पास आता रहेगा। मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी अदा उसे पसंद आ गई थी। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मुझे पसंद करने वालों की कमी नहीं थी। लोग मुझे देखकर मेरी ओर आते रहे हैं, परंतु जब उन्हें मालूम होता है कि मुझमें बोलने की शक्ति नहीं है, तो वे उसी प्रकार लौट जाते हैं जैसे नदी की लहरें किनारों से टकराकर वापस चली जाती है। लेकिन महेश पहला लड़का था जो मेरी कमजोरी से वाकिफ होते हुए भी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसमें कोई कमी नहीं थी, वो हर तरह से मुकम्मल था। लेकिन शायद दिल के मामलात कुछ इसी किस्म के होते हैं। कुछ दिन बाद वो मुझे फिर मिला। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो मुझसे मिलने के बहाने ढूंढता रहता था। शायद इसीलिए रास्ते में उससे दोबारा मुलाकात हो गई। अब मैं स्वयं इसके बारे में कुछ जानना चाहती थी। उसने कुछ हद तक अपना परिचय दे दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सी बातें पता करनी बाकी थी। उसने खुद ही उसका मौका दे दिया। उसने मुझसे कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम कहीं चलकर चाय पी सकते हैं। मैंने कुछ देर सोचने के बाद अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वैसे इस ऑफर के बाद मेरी दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। ये सब कुछ पहली पहली बार हो रहा था। मैं भी मन ही मन हैरान थी कि मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। खैर, हम दोनों पास के होटल में एक शांत कोने में बैठ गए। उसने उलझे हुए अंदाज में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे बात करूं। मैंने अपने बैग से एक कॉपी और पेन निकाली और उसके सामने रख दिया और कॉपी पर लिखा। जब कोई इशारों की जबान नहीं जानता तो मैं इसी तरह कॉपी और पेन की मदद से उससे बात करती हूँ। उसने कहा, अच्छा मैं समझ गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बात सुन सकती हो और जब तुम कुछ कहना चाहोगी तो कॉपी पर लिख दिया करोगी। मैंने कॉपी पर लिख दिया, जी हाँ, हम इस तरह बात कर सकते हैं। हमने एक दूसरे को अपने अपने घर और खानदान के बारे में काफी कुछ बता दिया। हम काफी देर तक बातें करते रहे। वो बोलता रहा और मैं कॉपी पे लिख लिख कर उसकी तरफ बढ़ाती रही। हम दोनों के बीच बातचीत में किसी भी किस्म की कमी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। हमने वहाँ चाय पी, सैंडविच खाए और वापस आ गए। महेश ने मुझे एक नई दुनिया से परिचित कराया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब कुछ एक नया एहसास था। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। मेरे घर में मेरी एक बहन शांति थी जो मेरे मूड को जानती थी। वो जानती थी कि जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे कैसा लगता है और जब मैं उदास होती हूँ तो मेरी कैफियत क्या होती है। एक रात जब हम दोनों कमरे में अकेले थे तो शांति ने मुझसे पूछ लिया, क्या बात है सपना, आजकल तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। किसी न किसी को तो अपना राजदार बनाना था। इसीलिए मैंने महेश के बारे में उसे सब कुछ लिख कर बता दिया। मेरा लिखा पढ़कर वो खामोश हो गई। फिर उसने कहा, सपना मेरी जान, ये बहुत अजीब दौर है। यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसा कि तुमने बताया, महेश हर लिहाज से ठीक ठाक है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर वो तुम्हारी तरफ क्यों बढ़ रहा है? मैंने लिख कर कहा, मोहब्बत भी कोई चीज होती है शांति। शांति ने कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमारे समाज में ऐसा बहुत कम होता है। भगवान करे मेरा डर बेबुनियाद हो और तुम्हें सच्ची खुशी मिल गई हो, लेकिन बहुत एहतियात से और सोच समझकर इस रास्ते पर कदम रखना। बल्कि ऐसा करो, तुम महेश से मुझे मिलवा दो, मैं ये मालूम कर लूंगी कि वो तुम्हारे मामले में कितना सच्चा है। मुझे इस पर क्या एतराज हो सकता था? ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मेरी बहन को मेरी फिक्र थी। फिर जब कुछ दिनों बाद मेरी महेश से मुलाकात हुई तो मैंने उसे अपनी बहन के बारे में बता दिया। महेश भी उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मैंने शांति और महेश की मुलाकात करा दी। वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। शांति को महेश की तरफ से इत्मीनान हो गया। उसने मुझसे कहा, मैंने महेश को अच्छी तरह परख लिया है। मेरा ख्याल है वो तुम्हारे लिए संजीदा है और तुम्हें दिल से अपनाना चाहता है। अब सवाल ये है कि उसके घर वाले इस बात पर राजी होते हैं या नहीं। मैंने शांति को लिख कर बताया। महेश ने मुझे यकीन दिलाया है कि उसके घर वाले उसकी बात नहीं टालते क्योंकि वो घर का इकलौता है। शांति ने कहा,
भगवान करे ऐसा ही हो, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। महेश से मैं मिलती रही, हम एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। जिंदगी उन दिनों बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। एक दिन महेश मुझे साहिल पर ले गया। हम साहिल की रेत पर नंगे पांव भागते रहे, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते रहे। फिर जब थक कर चूर हो गए तो महेश ने मुझसे कहा, सपना मेरा ख्याल है अब तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने कहा, तो चलो सामने एक फ्लैट में चलते हैं। मेरे दोस्त का फ्लैट है, खाली पड़ा है, वहाँ जरूरत की हर चीज है। मैंने इसीलिए फ्लैट की चाबी ले ली थी कि हम थक जाएंगे तो वहां जाकर कुछ देर आराम कर लेंगे। तुम वहां चाय बनाना और चाय पीकर हम लोग वापस आ जाएंगे। जाहिर तौर से अब मुझे महेश के साथ जाने में क्या एतराज हो सकता था। मैं जाने के लिए तैयार हो गई। वो फ्लैट सच में अच्छा और आरामदायक था। जरूरत की हर चीज वहां मौजूद थी। क्योंकि मुझे देर हो गई थी, इसीलिए महेश ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर फोन कर दूं और घर वालों को अपनी खैरियत के बारे में बता दूं। फोन पर बात करने के लिए भी मैंने और मेरे घर वालों ने एक तरीका बनाया था। मैं फोन पर अपनी उंगली से टैप करती तो मेरे घर वाले मेरे इस इशारे को समझ जाते कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। इसी तरीके से मैंने घर पर फोन करके बता दिया कि मैं ठीक हूँ और घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। फिर मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने चाय पी। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। महेश ने मुझसे कहा, चलो मैं तुम्हें फ्लैट दिखाता हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा था लेकिन मैं उस पर भरोसा करती थी। मुझे यकीन था वो मेरे एतमाद को नहीं तोड़ेगा। मैं उसके साथ चली गई। बेडरूम में पहुंचकर उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया और आहिस्ता से बेड पर गिरा दिया। मैं उसे इशारों में मना कर रही थी लेकिन वो बेकाबू हो चुका था। दरअसल जिंदगी के सारे तजुर्बे कुछ इसी किस्म के होते हैं। काश मैंने महेश की बात नहीं मानी होती। एक तो अपने भरोसे की मौत, उस पर अधूरापन। मैं बताना चाहूँ भी तो नहीं बता पाऊंगी। महेश में भी एक कमी थी, वो किसी लड़की या औरत को कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उस वक्त उस पर एक जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी। सब कुछ था उस वक्त, एक नौजवान, एक खूबसूरत लड़की और तन्हाई। इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया। उसने अपने तौर पर मुझे तबाह करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन उसके अधूरेपन ने मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली। वापसी का सफर बहुत खामोशी से तय हुआ। खैर मुझे तो चुप ही रहना था, लेकिन महेश भी चुप था और मैं अपनी हालत क्या बताऊं। एक तरफ महेश की तरफ से इस हरकत का दुख, ऊपर से उसके अधूरेपन का दुख, फिर इस बात की खुशी कि मैं जिस तरह गई थी उसी तरह वापस आ रही हूँ। ऐसे एहसासात और जज्बात थे जो शायद किसी के साथ पेश आए हो। मैं घर पहुंच गई, निढाल, दुखों से भरी, शर्मिंदा और एक कहानी के खत्म होने का दुख लेकर। जाहिर है अब महेश की कहानी खत्म हो गई थी। अब वो कभी मेरे रास्ते में नहीं आने वाला था। अब कोई नहीं था जो मेरा रास्ता रोक कर कहता, सपना अगर आपको कोई एतराज ना हो तो एक कप चाय पीने चले। शांति मेरी बहन मेरी राजदार थी। वो मेरे मिजाज से वाकिफ थी। उसे एहसास हो गया था कि मैं शायद किसी तकलीफ से गुजर रही हूँ। उसके पूछने पर मैंने लिख दिया कि अब शायद महेश से मेरी मुलाकात कभी ना हो। हम दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। अब मैंने बाहर जाना कम कर दिया था। इतनी बेचैनी और बेकरारी थी कि बयान करना मुश्किल है। जिंदगी से अचानक कुछ कम हो गया था। एक शाम मेरे घर के सामने एक कार रुकी। उसमें से दो महिलाएं निकली, एक अधेड़ उम्र की थी और दूसरी जवान लड़की थी। इत्तेफाक से मैं उस समय गेट पर खड़ी थी। वे दोनों सीधे मेरे पास आए और बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या ये आनंद साहब का घर है? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। आनंद मेरे पिता का नाम था। बूढ़ी औरत ने कहा, हमें सपना से मिलना है। मैंने उन्हें इशारे में समझाने की कोशिश की कि मैं ही सपना हूँ। बुढ़िया ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मैं महेश की माँ हूँ और ये उसकी चचेरी बहन सीमा है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? महेश का नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा। ना जाने महेश ने उन दोनों को मेरे घर क्यों भेजा था। मैं उन्हें ड्राइंग रूम में ले आई। इसी दौरान शांति भी आ गई थी, जिसने मामले को अपने हाथ में ले लिया। माँ भी आ गई। शांति माँ को एक तरफ ले गई और जल्दी से उन्हें महेश के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनके होठों पर धीमी मुस्कान आ गई। कोई तो ऐसा था जो उनकी गूंगी लड़की के लिए रिश्ता लेकर दरवाजे पर आया था। मैं उन सबको बातें करते हुए छोड़कर अपने कमरे में आ गई। उस समय भी मेरी स्थिति कुछ अजीब हो रही थी। सवाल ये था कि मुझे क्या करना चाहिए।
इनकार या इकरार। महेश की उस नाकाम हरकत के बाद तो मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए था। मैं उस वक्त बुरी तरह उलझी हुई थी। अगर मैं इकरार कर लेती और महेश से मेरी शादी हो जाती तो उसके बाद क्या होता? मुझे अपने पति से वो सुख नहीं मिल पाता जो हर लड़की चाहती है। जिंदगी भर मैं उस खुशी के लिए तड़पती रहती। वक्त बहुत कम था। मुझे इस बारे में जल्दी से कोई फैसला करना था। इसीलिए मैंने शांति को अपने कमरे में बुलाया और एक कागज पर जल्दी जल्दी सब बातें लिखकर उसके सामने रख दी। उस वक्त मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। मैंने लिखा कि महेश एक बार बहक गया था, लेकिन वो नाकाम रहा था। वो कुछ नहीं कर पाया था। उसके अंदर कोई कमी है। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? शांति मेरा मतलब समझ गई। उसके होठों पर गहरी मुस्कान उभर आई। उसने मुझसे कहा, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसको गंभीरता से लिया जाए। मैंने सुना है कि कभी कभी टेंशन और जहनी दबाव की वजह से भी ऐसा होता है। इसके अलावा आजकल मेडिकल साइंस कर चुकी है कि हर चीज का इलाज मुमकिन है। महेश तुमसे सच में प्यार करता है। इसका सबूत ये है कि उसने अपनी माँ और कजिन को तुम्हारे रिश्ते के लिए हमारे घर भेजा है। हमें इनकार नहीं करना चाहिए। शांति की बात मेरे समझ में आ गई थी। साथ ही मुझे महेश के लिए प्यार और गर्व महसूस होने लगा। न सिर्फ उसने मुझे याद रखा बल्कि वो मुझे पाने की कोशिश कर रहा था। मुझ जैसी गूंगी लड़की को और क्या चाहिए था। कुछ देर बाद माँ ने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। मैं आकर उनके सामने बैठ गई। उस वक्त महेश की माँ अपने परिवार के बारे में बता रही थी। उसने मेरी माँ से कहा, हम सभी का मिजाज एक जैसा है। हमेशा कुछ लेने की बजाय कुछ देने की सोचते हैं, जिसमें दूसरों का भला हो। हमारे लिए ऊंच नीच, रंग, नस्ल आदि कोई मायने नहीं रखता। रहम दिली और मुरव्वत हम में भरी हुई है। अब इसी बात से अंदाजा कर लीजिए कि हमारे महेश में क्या कमी है। उसके लिए तो एक से एक लड़कियों का रिश्ता है, लेकिन महेश के इसी नेचर की वजह से वो एक अपाहिज लड़की से शादी करने को तैयार हो गया है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने कहा, इसमें बुरा क्या मानना, ये तो एक बेरहम सच्चाई है। वो लोग बातें कर रहे थे लेकिन मैं वहाँ से उठ गई। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा था। मैंने जिंदगी भर अपनी अना को बरकरार रखा था। अपनी पढ़ाई से, अपने मिजाज से और अपने स्टाइल से कभी भी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं हुई थी। कभी ये ख्याल नहीं किया कि मैं अपाहिज हूँ और किसी को मुझ पर तरस खाना चाहिए। लेकिन आज महेश की माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मुझे ये एहसास दिला दिया था कि उनके नजदीक मेरी क्या हैसियत है। वो और महेश का पूरा खानदान मुझ पर रहम खा रहा था। वो मुझे तरस खाकर अपनाने के लिए आए थे। गुस्से ने मेरे पूरे वजूद में आग से लगा दी थी। मैंने अपने कमरे में आकर एक कागज पर जल्दी जल्दी लिखा, मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका लड़का भी अपाहिज है। अगर यकीन ना हो तो किसी डॉक्टर से उसका चेकअप करवा लो। फिर मैं ड्राइंग रूम में वापस आई और महेश की माँ के हाथ में वो कागज थमा दिया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं रुकी थी। जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गई। बाद में मेरी माँ ने बताया कि मेरी चिट्ठी पढ़ते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर वे दोनों बिना कुछ बोले चले गए। माँ ने उनसे जानने की कोशिश की कि मैंने क्या लिखा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। वो कागज का टुकड़ा भी अपने साथ ले गई थी। उसके बाद फिर वही अभावों और कष्टों की कहानी थी। मैंने खुद को तन्हा कर लिया था। अब महेश और उसका परिवार मेरे दरवाजे पर दोबारा आने वाला नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी थी, वरना शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे कोई और महेश मिल जाता। मेरा परिवार मेरी तरफ से बहुत चिंतित था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे साथ एक और उलझन थी। मेरे जैसे लोग जो किसी वजह से अपाहिज हो जाते हैं, वे स्वयं को परिस्थितियों की दया पर छोड़ देते हैं। वे स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जब ऐसी लड़कियां शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उनके साथ चाहे जो भी सुलूक हो, बेचारी अपनी किस्मत समझकर बर्दाश्त कर लेती हैं। खुद उनकी भी अपनी कोई पसंद नहीं होती। ऐसी लड़कियां अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ देती है। लेकिन मेरे साथ मामला बहुत अलग था। मैंने खुद को बेरहम समाज से मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। मैंने बार बार कहा है कि मेरा चालचलन, रंग-रूप, अच्छे कपड़े आदि सब बहुत अच्छे थे। इसलिए मैं खुद को दूसरों की तरह परिस्थितियों पर नहीं छोड़ सकती थी। इस मामले में मेरे परिवार ने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला।
मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी। कुछ दिन मुझे अपने आप को संभालने में लग गए। फिर मैंने उसी स्कूल में मुलाजमत की अर्जी दे दी जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। वो गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल था। मैं उन बच्चों को आसानी से पढ़ा सकती थी। वक्त गुजरता चला गया। मेरे भाइयों और बहनों की शादी हो गई। क्योंकि वो लोग भगवान के करम से नॉर्मल थे, इसीलिए उन्हें मेरी तरह किसी इम्तिहान से गुजरने की नौबत नहीं आई थी। मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए मैं स्कूल के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। घर किराए का था, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया था और अब सिर्फ मैं थी और मेरी तन्हाई थी जो मेरे मुकद्दर में लिख दी गई थी। मैं कभी कभी उस मार्केट की तरफ चली जाती जहाँ महेश से पहली बार मिली थी। सब कुछ उसी तरह था, लेकिन एक आस गुम होकर रह गई थी। हालांकि मैंने खुद ही महेश को ठुकरा दिया था, उसके बाद भी मेरी नजरें न जाने क्यों उसे तलाश करती रहती थी, लेकिन वो मुझे फिर कभी नहीं मिला। वक्त गुजरता गया। कभी कभी मैं बहनों भाइयों से मिलने चली जाती और उनकी खुशहाल जिंदगी को देखकर दुआएं देती हुई वापस आ जाती। वे चाहते थे कि मैं उनके साथ रहना शुरू कर दूं, लेकिन मैं मना कर देती थी। हॉस्टल का कमरा मेरे लिए काफी था, एक अकेले इंसान के लिए और क्या होना चाहिए। न जाने कितने साल बीत गए, शायद 8 या 10 साल या उससे भी ज्यादा। महेश की शक्ल भी काफी हद तक फीकी पड़ने लगी थी। यादों की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है, इसे चमकाने की जरूरत होती है। यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसमें जंग लग जाता है। एक दिन न जाने क्यों क्लास में एक लड़की को देखकर मुझे महेश की याद आ गई। 5-6 साल की इस बच्ची में महेश की छवि थी। दिल बहुत जोर से धड़का था। इस लड़की ने नया एडमिशन लिया था। फिर जब मैंने रजिस्टर में लड़की के पिता का नाम देखा तो मैं चकरा गई। उसके बाप का नाम महेश था। हे भगवान, ये क्या श्रृंखला थी। महेश की बेटी, लेकिन इस मामले में महेश तो अपाहिज था। ये कोई और महेश हो सकता है, लेकिन इस बच्ची के चेहरे में महेश की झलक क्यों थी। ये निश्चित रूप से महेश की बेटी थी, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? और अगर ऐसा है तो महेश की बेटी गूंगी क्यों है? ये कैसा सितम है। मैं इस बच्ची से बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन मैं इंतजार करती रही। महीने में एक दिन ऐसा होता था जब बच्चों के माता पिता स्कूल आते थे। मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी। उस दिन मैं अपने हॉस्टल के कमरे से निकलकर बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गई। शायद वो जल्दी आ जाए। कई सवाल मेरे मन में थे। मैं बहुत कुछ मालूम करना चाहती थी। फिर वो नजर आ गया। वो महेश ही था, उस गूंगी बच्ची का बाप। उसके बाल सफेद हो गए थे और वक्त ने उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां डाल दी थी। न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों इतनी जज्बाती हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी एक कागज पर लिखा, मिस्टर, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे कमरे में बैठकर एक कप चाय पी लीजिए। और अचानक उसके पास पहुंचकर मैंने वो कागज उसके सामने कर दिया। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, फिर कागज की ओर और फिर मेरी ओर। फिर उसकी आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं उसे अपने हॉस्टल के कमरे में ले आई। बच्ची भी हमारे साथ थी। फिर उसने मुझे अपनी कहानी बताई। सपना, तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि माँ ने तुम्हें अपाहिज कहकर तुम्हारा दिल दुखाया था। उन्होंने तुम्हारा अपमान किया था। ये बात उन्होंने मुझसे भी बता दी थी। मैं बहुत नाराज हुआ, लेकिन तुम्हारे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम्हारा मिजाज जानता था। मैं दिल पर पत्थर रखकर बैठ गया। फिर मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। जानती हो फिर क्या हुआ? शादी के बाद ये बच्ची पैदा हुई और ये गूंगी थी। मुझमें कोई कमी नहीं थी। मैं एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन कुदरत ने मेरी माँ को ये सजा दी थी। खुद उनकी पोती गूंगी पैदा हुई थी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्हें शुगर हो गई और वो घुट घुट कर मर गई। मुझ पर एक सितम और हुआ कि मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया और अब मैं तन्हा रह गया हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बच्ची के स्कूल में तुमसे मुलाकात हो जाएगी। वक्त किस तरह लोगों को एक दूसरे के सामने ले आता है। फिर मैंने उसे लिखकर अपने हालात के बारे में बताया। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, एक दूसरे को देखते रहे। फिर जाते हुए न जाने किस जज्बे से उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरी भी आंखें भीग गई थी। और अब मैं हॉस्टल में नहीं रहती। हमारा एक छोटा सा घर है। वो बच्ची अब मेरी बेटी है। महेश अब मेरे पति हैं और हम तीनों एक प्यार भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उसी स्कूल में मुलाजमत कर रही हूँ और हमारी बेटी मेरे साथ ही स्कूल जाती है। महेश की कमी के बारे में मेरी बहन शांति का अंदाजा सही था। उस दिन वो वाकई जहनी दबाव और टेंशन में था। महेश एक बेइंतहा मोहब्बत करने वाला पति है।
उसने मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दी है कि मैं अपनी मजदूरी को भी भूल गई हूँ।